गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल प्राइड स्टडी। मैं फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 जून के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किस वर्ष अपनी सेवा देगा। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, कीनिया और मेक्सिको को हाल ही में परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया था। तो जिसमें से भारत अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अगस्त 2021। तो यूएनएससी के अध्यक्ष सदस्य राष्ट्रों को नामों के अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार चुना जाता है। तो प्रत्येक सदस्य एक महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। तो बात की है यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल सत्यभामा नामक योजना की शुरुआत की है। तो हमारे केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट यानी सत्यभामा की शुरुआत की है। R&D पोर्टल सत्यभामा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान यानी NIC माइंस इंफॉर्मेशन डिवीजन द्वारा डिज़ाइन, डेवलप और कार्यान्वित भी किया गया है। इसे नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रहलाद जोशी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उर्जित पटेल को किस संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उर्जित पटेल को NIPEF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह संस्थान एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो नई दिल्ली में कार्यरत है। और उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। वे वर्तमान अध्यक्ष विजय केलकर की जगह लेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो उर्जित पटेल जी जो थे हमारे RBI के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 20 जून को। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो युद्ध और हिंसा के कारण घर छोड़ने को मजबूर हुए थे। और यह दिन संयुक्त राष्ट्र ने 2000 से मनाना शुरू किया है। और इस बार की इसकी थीम रही है एवरी एक्शन काउंट्स। तो आओ दोस्तों, फिर से हम इस महीने के अब तक के इम्पोर्टेंट डेट्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे और इसकी जो इस बार थीम रही थी एंजॉय डेयरी रैली। और 2 जून को हमने मनाया था तेलंगाना फॉर्मेशन डे। और 2 जून को ही हमने मनाया था इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। अब बात करें 3 जून की, तो वर्ल्ड साइकिल डे मनाया गया था। और 4 जून को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन। और 5 जून को मनाया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसकी इस बार थीम रही थी बायोडाइवर्सिटी। और 7 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी इस बार थीम रही थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और 8 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और वर्ल्ड ओशियन डे भी इसी दिन मनाया गया था, जिसकी थीम रही थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। और 12 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 13 जून को हमने मनाया था इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी इस बार थीम रही थी मेड टू शाइन। और 14 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड डोनर डे, जिसकी इस बार थीम रही थी सेफ ब्लड सेफ लाइव्स। और 15 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड विंड डे। और 15 जून को ही हमने मनाया था वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, जिसकी इस बार थीम रही थी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और 16 जून को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस बनाया था। और 17 जून को वर्ल्ड डे ऑफ कॉमेट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया था, जिसकी इस बार की थीम रही थी फूड फीड एंड फाइबर। और 18 जून को हमने मनाया था सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। और 18 जून को ही हमने मनाया था ऑटिस्टिक प्राइड डे। और 19 जून की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। और इसी दिन वर्ल्ड सीकल अवेयरनेस डे भी मनाया गया था। और 20 जून की तो आज हमने पढ़ ही लिया है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, 19वां महान जून विद्रोह दिवस किस राज्य द्वारा मनाया गया है। तो 19वां महान जून विद्रोह दिवस 18 जून को मणिपुर के केकरूपत में मनाया गया है।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मणिपुर। तो ये दिन क्यों मनाए जाते हैं, चलो जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है। तो बात की है हमने मणिपुर की, तो राजधानी है इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा छठा क्वेश्चन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट, जिसे नवरक्षक नाम से जाना जाता है, किस मेडिकल परिषद द्वारा अनुमोदित है। तो भारतीय नौसेना ने सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपीई किट नवरक्षक तैयार की है। तो ये पीपीई किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले पीपीई की तुलना में अधिक आरामदायक होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसी के द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है। और यह पीपीई किट मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल के नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष द्वारा बनाई गई है। अगर नौसेना की बात की गई है तो नौसेना का प्रमुख है करमबीर सिंह और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और फाउंडेड है 1911 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर है इसके डॉक्टर बलराम भार्गव। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है सौरव गांगुली और सुनील छेत्री किस सीमेंट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो JWS सीमेंट ने सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सीमेंट ब्रांड ने एक नया मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान भी लॉन्च किया है जिसका नाम है लीडर्स चॉइस, और जिसमें ये दोनों स्पोर्ट्स आइकन भी शामिल हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, JSW सीमेंट्स। तो बात हुई है सौरव गांगुली और सुनील छेत्री की। तो सौरव गांगुली पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। वे वर्तमान में भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अगर बात करें सुनील छेत्री की तो भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के हिस्सा हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किस खेल पुरस्कार के लिए किदाम्बी श्रीकांत की सिफारिश की है। तो BAI ने भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत का नाम केंद्र सरकार को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए दे दिया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। किदाम्बी श्रीकांत की बात करें तो ये वर्तमान में वर्ल्ड रैंकिंग में 12वें स्थान पर हैं और भारत में 4थे पोजीशन पर हैं। तो BAI की बात करें तो फाउंडेड इन 1940 और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष हैं इसके हेमंत बिश्वा शर्मा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित विद्याबेन शाह का निधन हो गया है, वे कौन थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोशल वर्कर। तो विद्याबेन शाह एक सोशल वर्कर थी। तो विद्याबेन शाह का जन्म 1922 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। तो ये NDMC की पहली नॉन ऑफिशियल प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी और इसके अलावा इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए थे, जैसे कि 1976 में सोशल वर्कर अवार्ड मिला था, 1992 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और दिल्ली में 2013 में BR अम्बेडकर अवार्ड फॉर सोशल वर्क भी दिया गया था। बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है हाल ही में $150 बिलियन के साथ कौन सी कंपनी इंडिया की पहली कंपनी बनी है। तो RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन की अवधि में $150 बिलियन तक पहुंच गई है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, RIL। तो मुकेश अंबानी ने RIL को बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली 150 बिलियन की कंपनी बना दिया है। तो RIL ने इस उपलब्धि को हासिल किया जब इसकी शेयर की कीमत 6.23% बढ़कर 1759 रुपये पर बंद हुई, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण लगभग $150 बिलियन हो गया। बात हुई है RIL की, तो फाउंडर हैं इसके धीरूभाई अंबानी और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ग्लोबल बिजनेस सर्विस खोलने की घोषणा कहाँ की है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ब्रिटिश सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज को पुणे में खोलने की घोषणा की है।
तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का 12वां और लास्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपनी ऋण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी ऋण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटाइज कर लिया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही। बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा कल का कुछ क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रशिया। तो दोस्तों वर्ल्ड में रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो बढ़ते गए हमारे आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा क्विज क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो भारत की पहली चलती फिरती कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी किसने लॉन्च की है। तो गाइस इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो गाइस टेक केयर, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।